तो बच्चों हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखना ना भूले पूरी वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास होगा। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि हम कुछ करें, है ना। कुछ नहीं करने से अच्छा क्या है कि कुछ हम करें। इसलिए हम यहाँ पे अभी क्लास लेकर आए हैं, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये विज्ञान की क्लास है, विज्ञान में हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना मोबाइल नंबर बताता हूँ। ये है मेरा मोबाइल नंबर। अगर आप में से किसी बच्चों को क्लास 10th का नोट्स लेना है या PDF लेना है या किसी है ना कोर्स में जुड़ना है तो नंबर पे कॉल कर लीजिए, या आपको अगर हमारे ग्रुप में भी जुड़ना है फ्री में तो भी नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, या आपको बुक्स वगैरह भी लेना है तो मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और आगे भी हम फिर क्लास को जारी करते हैं। लगभग 80-90 क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, जो टाइम लगे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। अच्छा प्रश्न इस बार लाए हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है, यानी कि विद्युत धारा की SI मात्रक क्या है। SI इकाई यानी कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है जी। तो विद्युत धारा का SI मात्रक या SI इकाई होता है एम्पियर। किस क्या होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का SI मात्रक। वोल्ट किसका होता है बच्चों, ये पता है ना, वोल्ट जो है विभवांतर का SI मात्रक होता है बच्चों। और ओम किसका होता है बच्चों, ओम जो है प्रतिरोध का, ओम प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। और वाट किसका होता है, तो वाट जो है शक्ति का, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। अगला सवाल है, ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बनाता है। किन राशियों के बीच, मतलब किन दो राशियों के बीच का रिलेशन बताता है ओम का नियम, बताइए। आपने पढ़ा है ना, किसी अचर ताप पर किसी चालक है ना, कोई अचर ताप पर चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। तो धारा और विभवांतर, धारा और विभवांतर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। जो पढ़े ना V बराबर I, V बराबर I, यहाँ पे R जोड़ देंगे तो इस दोनों का हाँ समानुपाती था, V समानुपाती I, दोनों जो है क्या था, बीच का रिलेशन था। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। इस प्रतिरोध को हम लोग ऐसे लिखते हैं ओम से, इसका मात्रक ये है ओमेगा, क्या है ओमेगा। और वैसे हम लोग इसको ओम से दर्शाते हैं, इसको ओम, इसको ओम भी बोलते हैं और ओमेगा इसका साइन है, ठीक है ना। तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, ओम इसका मात्रक हो जाएगा। किस यंत्र की सहायता से विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा जो मापने का जो मशीन है, उस मशीन का नाम क्या है बच्चों, ठीक है ना। क्या नाम है मशीन का, मशीन का नाम है एमीटर। क्या नाम है, एमीटर। और एमीटर को हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, ठीक है, याद कर लेना। इसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, किस यंत्र की सहायता से विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर यानी कि दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापता है, तो ये कौन हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का सही सूत्र कौन सा है। विद्युत शक्ति का सूत्र कौन है, सही वाला, सही सही। चलिए फिर से नेट प्रॉब्लम हो गया। विद्युत सूत्र का, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है, विद्युत शक्ति का यानी कि पावर का, देखिए P बराबर VI पढ़े थे, एक फॉर्मूला था P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R था, P बराबर I R स्क्वायर था, नहीं V स्क्वायर बटे R था, ये है P का फॉर्मूला यानी कि पावर का फॉर्मूला। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, P बराबर VI, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा का मतलब मात्रक समझिए या व्यवहारिक इकाई समझिए क्या है, तो बच्चों उसको बोलेंगे किलोवाट घंटा। क्या होगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। एकदम इजी है, जिसको आपने पढ़ा है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट जो घंटा होता है, ये कितने यूनिट के बराबर होता है, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, है ना। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 यूनिट। इसको हम 1 यूनिट भी बोल सकते हैं, 1 यूनिट भी बोल सकते हैं, या 1 यूनिट को जहाँ पे हम 1 किलोवाट घंटा भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है। फ्यूज तार,
फ्यूज जो हम लोग घर में लगाते हैं देखते हैं, उसमें खूबी है कि वो गल जाएगा तुरंत, लेकिन प्रतिरोध बहुत ज़्यादा उसका है, रोकने की बहुत क्षमता है, धारा को रोकने की बहुत क्षमता है, लेकिन जब नहीं रुकेगा तो तुरंत गल जाएगा। तो क्या होगा, उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। उच्च प्रतिरोध उच्च होता है ना, इसका प्रतिरोध क्या होता है, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है, मतलब प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और गलनांक कम होता है। ठीक है, गलनांक कम होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अगला सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथों में उपकरणों को कैसे जोड़ा जाता है। हमारे घर में जो पंखा, टीवी, फैन जो लगा हुआ है, ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में। तो देखिए, पंखा के लिए अलग स्विच लगा हुआ है, बल्ब के लिए अलग स्विच है ना, टीवी के लिए अलग स्विच है, समझा ना। हर एक उपकरण के अलग अलग बटन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं समांतर क्रम। तो हम घरों में जो वायरिंग करते हैं, घर में जो वायरिंग होता है ना, घरों में जो वायरिंग करते हैं, जो हमारे घर में जो तार है, सबके घर में वायरिंग होगा, ये सब किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। श्रेणी क्रम में कौन सा होता भाई, तो आपने शादी में देखा है, जनरेटर लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, एक बार चालू करते हैं, सब जगह एक ही बार लाइट जल जाता है, सबका कोई अलग अलग बटन नहीं होता है, स्विच नहीं होता है ना, एक ही जगह स्विच बोर्ड लगा हुआ है, चालू किया, लाइट जाना शुरू हो गया। तो टेंट लाइट वाला में इसमें है, इसका क्रम होता है। प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, बताइए, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। केवल लंबाई पर, देखिए केवल बोल दिया गया, केवल क्षेत्रफल पर, केवल पदार्थ पर, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ किस पे होगा। तो आपने पढ़ा है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है। तांबे का तार सामान्यतः कैसा होता है, जो तांबा का तार होता है ना, जो तांबा का तार होता है वो विद्युत का अच्छा चालक, भाई इसको बोलते हैं अच्छा चालक, क्योंकि हम लोग अपने घर में जो वायरिंग करते हैं इस तांबे के तार का उपयोग करते हैं, है ना। जो हम लोग घर में वायरिंग करते हैं ना, हम लोग घर में जो वायरिंग करते हैं तांबे का तार का इस्तेमाल करते हैं। तो तांबा का तार एक अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि यदि प्रतिरोध बढ़े तो धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा बढ़ेगी, धारा घटेगी, बताइए। अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा मतलब ज़्यादा प्रतिरोध करेंगे तो धारा कम, प्रतिरोध मतलब ही होता है कि विद्युत धारा को रोकना, ठीक है ना। तो जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का होगा, कम जाएगा, तो धारा का होगा, घटेगी। धारा घटने के ही मतलब है कि प्रतिरोध हो रहा है ज़्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि विद्युत मीटर किस राशि को मापता है। विद्युत मीटर, मीटर या विद्युत मीटर है किस, अच्छा विद्युत मीटर क्या मापता है, मीटर जो बिजली वाला मीटर है तो क्या मापता है, ये तो धारा को मापता है ना, कितना धारा हो रहा है ना, कितना धारा उत्पन्न हो रहा, नहीं विद्युत मोटर है, विद्युत मीटर है। विद्युत मीटर किस राशि को मापता है, तो मीटर जो हम लोग घर में लगाते हैं नहीं वही मीटर होता है ना। वेरी गुड। तो हम लोग जो विद्युत मीटर लगाते हैं घर में वो एक्चुअली क्या मापता है, कितना एनर्जी हमने खपत किया है, तो उसको बोलेंगे ऊर्जा, धारा नहीं बोलेंगे, क्योंकि धारा तो क्या एमीटर मापता है, धारा एमीटर मापता है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे ऊर्जा मापता है। हम लोग घर में जो मीटर इस्तेमाल करते हैं देखते हैं इसमें लिखा था 1 किलोवाट 2 किलोवाट, ऊर्जा को शो करता है, ठीक है। विद्युत बल्ब में प्रकाश किस प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। प्रकाश, विद्युत, हम घर में जो विद्युत बल्ब लगाते हैं उसमें जो लाइट निकलता है, तो लाइट जो है निकलता है तो किस प्रभाव कारण, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव, क्या होगा, उष्मीय प्रभाव। उष्मा इतना होता है ना, इतना हीट होता है, इतना उष्मा होता है कि क्या होता है, उससे जो है धारा निकलना शुरू हो जाता है ना जी, उष्मा इतना होता है कि उससे धारा निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, श्रेणी संयोजन में धारा कैसी होती है। श्रेणी क्रम में अगर एमीटर को लगाते हैं तो धारा कैसा होता है, अलग अलग, समान, शून्य, अनंत का होता है। जब श्रेणी क्रम में जब कोई भी वस्तु को लगाते हैं, आपको याद होगा कि आर बराबर क्या होता है, आर का जो सीरीज होता है R1 + R2 + R3, यहाँ पे धारा अलग अलग नहीं है, धारा एक जैसा है ना, धारा अलग अलग है ना। तो श्रेणी क्रम जब भी आपको देखा जाएगा श्रेणी क्रम में, तो धारा जो है अलग अलग नहीं है, धारा एक ही लाइन में पूरा करंट है, एक तार है इसमें जो है, देखिए ऐसे श्रेणी क्रम है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ऐसे श्रेणी क्रम है, तो बोलेंगे धारा क्या है यहाँ पे, समान है। समांतर संयोजन में विभवांतर कैसा होता है। विभवांतर,
कैसा होता है समांतर क्रम में विभवांतर कैसा होता है? यस, तो समांतर क्रम में विभवांतर की अगर बात करें, विभवांतर, तो विभवांतर वहां पे समान होगा और धारा जो है अलग अलग होगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा का गणितीय सूत्र क्या होता है? मतलब विद्युत धारा का फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है ना, क्यू बाई टी होगा इसका आंसर, राइट आंसर। आई बराबर क्या होगा? क्यू बाई टी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की एक आई क्या है? विद्युत शक्ति, शक्ति किसको मापता है भाई? शक्ति जो है वाट को मापता है। किसको मापता है? वाट को मापता है। इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो जहां से हुआ वहीं से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओम का नियम किस प्रकार के चालक पर लागू होता है? ओम का नियम किस पे लागू होता है? सभी पदार्थ पर लागू होता है। सभी पदार्थ मतलब लकड़ी पे, लोहा पे, पत्थर पे। यहाँ पे केवल चालक पदार्थ की बात करते हैं। ओम का नियम है केवल चालक पदार्थ, हम ना अर्ध चालक पे भी नहीं होगा, अचालक पर, धात्विक चालकों पर, जो धातु है, जो चालक है, उस पर ओम का नियम लागू होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है? फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम किसको बताता है? विद्युत जनरेटर से, या विद्युत मोटर, या ट्रांसफार्मर, या फ्यूज? बोलिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस पर डिपेंड कर, हाँ, किसको जो है, किस पर आधारित है? तो ये पढ़िएगा, आपने चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 4, और क्या था, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, उसमें पढ़ना आपको मोटर। तो मोटर जो है यही आधार पर काम करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर मोटर का सिद्धांत होता है, ठीक है ना जी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? अब दाएं हाथ का नियम पढ़ेगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो ये हो जाएगा जनरेटर, ठीक है ना। जनरेटर जो है दाएं हाथ का नियम पे काम करेगा। चलिए बहुत अच्छा, चल आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत मोटर का सिद्धांत, अब तो ये तो विद्युत मोटर का सिद्धांत फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है जरूर, लेकिन वो सिद्धांत दिया किसने विद्युत मोटर का? उसमें प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव। तो क्या होगा? विद्युत मोटर का जो हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव, है ना। चुंबकीय प्रभाव पे जो काम करता है, ठीक है। चलिए आंसर आ गया, थोड़ा सा नेट गड़बड़ है ना। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो हम लोग देखते हैं हमारे गांव में, मोहल्ला में लगा होता है ट्रांसफार्मर, वहां से फिर तार निकल के जो है सब जगह आता है। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ से 3 गो तार निकलता है, फिर हमारे मोहल्ला में आता है। अब तो केबल वाला तार हो गया जी। तो ट्रांसफार्मर को कुछ काम नहीं, एसी पर केवल आधारित है, वो एसी पे काम करता है। एसी धारा को घटाता है या बढ़ाता है, धारा चेंज नहीं करता है। एसी धारा ही रहा, तो ट्रांसफार्मर में एसी धारा ही आता है, उसी को घटाना या बढ़ाना क्या काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? बताइए, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है तो पढ़िएगा ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो कोई भी हो नियम में कौन बताएगा? देखो ओम का नियम में तो दिशा नहीं बताता, दाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठा तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बोला गया, अंगूठा तो गति की दिशा बताता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में पढ़िएंगे तो बाएं हाथ का नियम बताएगा कि ये जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विद्युत जनरेटर में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार होता है? मतलब विद्युत जनरेटर जो है, जनित्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या बोल रहा है? विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो होता है, देखिए, यांत्रिक से विद्युत, है ना, यांत्रिक से विद्युत, शॉर्ट में यहाँ पे ऑप्शन दिया हो, यांत्रिक से विद्युत। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? बताइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? ये चुंबक है, नॉर्थ साउथ, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसी है, ऐसी होती है, खुली होती है, टूटी हुई होती है, बंद वक्र होती है। तो ये बंद वक्र होती है, ठीक है ना, एक दूसरे से, हाँ, इसको बोलेंगे बंद वक्र, क्योंकि देखो ये ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे समझिए आप इसको, ये चुंबक है ये। तो इसका कैसे, चुंबक का मान कैसे होगा? ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ऐसे ही घूमते रहता है। ये देखिए, ऐसे इधर से जाता है, अंदर से आता है, ऐसे घूमते रहता है ये। वैसे ही यहाँ से निकलेगा हर बार, यहाँ अब यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकल देगा, फिर ऐसे निकलता है। तो बंद वक्र बोलिएगा, ठीक है, वेरी गुड। आगे बच्चा, कि विद्युत चुंबक सामान्यतः किस पदार्थ से बनाया जाता है? आप तो पढ़े होंगे कि विद्युत चुंबक जो बनाते हैं मुलायम लोहा, जिसको बोलते हैं नरम लोहा, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कुंडली में धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
अगर धारा को बढ़ा देंगे, पूरा क्वेश्चन कहता धारा पे है क्या जी, एक मिनट देखने दो यार, नहीं केमिस्ट्री भी है, चलिए मिला हुआ है। कुंडली में धारा बढ़ाने पे अगर धारा का मान बढ़ा देंगे तो क्या क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर घटेगा। कुंडली में धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हाँ जाहिर सी बात है, जितना धारा रहेगा चुंबक का क्षेत्र उतना बढ़ेगा। धारा ज़्यादा होगा तो क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना जी। धारा होगा क्षेत्र होगा तो चुंबक क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज कम होगा तो चुंबक क्षेत्र का मान कमेगा, अब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेंज का नियम किससे संबंधित है, लेंज का नियम, 12th का क्वेश्चन दे दिया है लेंज का नियम, ठीक है ना, बताइए। तो लेंज का नियम जो है किससे संबंधित है, तो लेंज का नियम पढ़िएगा धारा की दिशा पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, ये एग्जाम में आया बच्चों, याद कीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा। और चुंबकीय प्रभाव बोलेगा ना, चुंबकीय प्रभाव तो वेबर हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वेबर, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा तो टेस्ला बोलेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, विद्युत मोटर में प्रयोग होने वाली धारा कौन सी है, विद्युत मोटर में कौन सी धारा होती है, विद्युत मोटर में जो धारा आती है कौन सी धारा होती है, एसी डीसी। तो देखो मोटर तो दोनों तरफ होता है, मोटर दोनों एसी भी रहता है और डीसी भी रहता है विद्युत मोटर, ठीक है। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। विद्युत वहन करने वाले चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है, जो विद्युत वहन करता है, जैसे कोई तार है, इसमें वाहन मतलब विद्युत को ढोना, अगर इसमें करंट जा रहा है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा, करंट जा रहा, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमने पढ़ा ना कि जिस चालक पदार्थ से अगर विद्युत धारा जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, पढ़े होंगे, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं, साउथ और नॉर्थ, 2 ध्रुव होते हैं। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि का मुख्य कारण क्या है, घर्षण, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा जो हानि होता है, जितना एनर्जी आता है थोड़ी ना पूरा स्टोर रहता है, कुछ हानि भी होता है, तो वहाँ पे कारण है उष्मा, उष्मा की वजह से हानि होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, नीला लिटमस पत्र, आपने पढ़ा होगा कि अम्ल वो पदार्थ है जो नीले को लाल कर देता है, क्या करता है, नीले को लाल करता है, और क्षार जो है लाल को नीला कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब लोग क्षार इस्तेमाल करते हैं, जिसको देखते हैं, जैसे साबुन है क्षार है, रक्त कभी मुंह में गया होगा तो भी क्षार है, क्षार का स्वाद कैसा होता है बच्चों, कड़वा होता है, ठीक है ना। पीएच बराबर 7 अगर है तो किस प्रकृति को दर्शाता है, पीएच बराबर अगर 7 है, किसी भी विलयन का पीएच अगर 7 है तो क्या दर्शा रहा, किसको दर्शा रहा, बताइए किसको दर्शा रहा, तो वो दर्शा रहा अम्लीय, किसको, अम्ल को दर्शा रहा, ठीक है। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, है ना, और इसको और क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इसको ऐसे ही बोलते हैं, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा, इसमें होता है Na2CO3 × 10:2, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, जब अम्ल क्षार मिल जाता है बच्चों तो क्या बनता है, अम्ल क्षार जब मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर सूत्र निकालना है, का सूत्र होता है कि कैल्शियम सल्फेट × 1/2H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और ये किसका सूत्र है बच्चों, ये है जिप्सम का सूत्र है, ये जिप्सम का सूत्र है। और कैल्शियम सल्फेट × 1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, जिसका इस्तेमाल करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति बनाने में, स्टैच्यू बनाने में, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमारे आमाशय में एक अम्ल है, और वही अम्ल जो है हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है और पाचक रस में भी सहायता करता है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है, पढ़े हैं, अम्ल वर्षा जो होती है उसमें मेन जो गैसें हैं क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2।
दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है बताइए? दूध का पीएच मान नींबू का तो 6.5 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा। तो दूध का पीएच मान कितना होगा? 6.5 होगा। नेक्स्ट बच्चों, चूना पानी किसका जलीय विलयन है? चूना पानी किसका जलीय विलयन है? ठीक है, किसका जलीय विलयन, मतलब कौन है जो जलीय विलयन है जिसको हम चूना पानी भी कहते हैं? यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का जलीय विलयन को चूना पानी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं चूना का पानी। ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है बच्चों? अभी पढ़े, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? आपने पढ़ा होगा, जो क्षार होता है वो लाल को क्या करता है? लाल को नीला करता है। क्षार लाल को नीला करेगा और अम्ल क्या करेगा? ठीक है, अम्ल अम्ल लाल करेगा ना। ठीक, अच्छा वो गलती टिक लगा दी ना, ये तो उदासीन होगा। अगर 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा, ठीक है ना, सुधार लीजिएगा। अगर किसी विलियन का मान 7 है तो उसका बोलेंगे, उसको बोलेंगे उदासीन। गलती टिक लग गया, सुधार लीजिए उसको। नेक्स्ट बच्चों, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये पढ़े हैं, देखिए फॉर्मूला स्ट्रक्चर दे जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है कौन। आपने पढ़ा होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल या क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा तो बनेगा लवण और जल। तो जिस अभिक्रिया में अम्ल क्षार होता है उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है? जो भी अम्ल होगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा, जो क्षार होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, और जो उदासीन होगा उसका पीएच मान 7 के बराबर होगा। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है? तो 7 के बराबर होता है क्षार का विलयन, उल्टा में बोलते हैं हम, क्षारीय विलयन 7 से अधिक होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा से गैस निकलती है। जो सोडा खाने वाला है ना उससे गैस निकलती है। जिसको गर्म कीजिएगा, आटा वगैरह में डालिएगा ना तो एक गैस निकलेगा उसमें, और वही गैस जब बुलबुला बनाती है, वही गैस क्या होती है? बुलबुला बनाती है। तो हमको लगता है कि स्पंज है। जैसे केक में डालते हैं तो देखते हैं फूल फूल जाएगा, उसमें एक गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी से हमको स्पंजी मालूम होता है। ठीक है, कपड़े धोने में उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? कपड़े धोने में हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाने पर क्या बनता है? अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिला देंगे तो बन जाएगा जिप्सम। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी या जल से दूर क्यों रखना चाहिए? अगर वो नमी और जल से अगर दूर नहीं रखिएगा तो जिप्सम बन जाएगा, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज नहीं हो पाएगा वहां पे। ठीक है ना। अम्ल वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित होता है कौन? अगर अम्ल वर्षा होता है तो ज्यादा प्रभावित कौन होगा? प्लास्टिक, धातु, संगमरमर या लकड़ी। संगमरमर ज्यादा प्रभावित होगा। आज भी आपने सुना होगा भाई, ताजमहल का जो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ वो खराब हो रहा है क्योंकि वहाँ पे अम्ल वर्षा ज़्यादा होता है। फैक्ट्री वगैरह है अभी तो और धुआं वगैरह पूरा ख़त्म हुए हुए है ना, तो धुआं वगैरह तो और खतरनाक अभी है। NaCl को क्या कहते हैं? NaCl है साधारण नमक, ठीक है ना, खाने वाला नमक है। पीएच स्केल का मान सामान्यतः होता है? अच्छा, पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये होता है 0 से 14 के बीच होता है। दांतों की सड़न किस पीएच पर शुरू होता है? ओहो हो, दांतों में मतलब अम्लीय विलयन, दांत का संक्षरण, दांत का क्षरण कब शुरू होता है? जब 5.5 से कम हो या 5.6 इसका कुछ है ना, 5.5 से कम होता है तब। कृषि में मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? कृषि खेती किसान लोग देखते हैं अम्लीय वर्षा होता है तो फसल को जो है अच्छा उगाने के लिए अम्ल को सही करना पड़ेगा, उसको उदासीन बनाना पड़ेगा, तो उसमें क्षार मिलाएंगे। क्षार क्या मिलाएंगे? चूना। चूना क्या है? चूना एक तरह से देखा जाए कि क्षार का काम करता है, चूना क्षार भी है। तो किसान लोग जो है ना, जो सालपिट या तो मिट्टी में पहले चूना डालते हैं ताकि वो अम्ल को कम कर दें।
ठीक है, जिस एरिया में अम्लीय वर्षा होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होता है? तो हम पढ़े ये तो होता है कहाँ, पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है, पत्ती में रंध्र है, पत्ती में ही क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वहीं पे होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है, मतलब कहाँ पे होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं या कोष्ठ बोलिए, कितने कोष्ठ, या चेम्बर भी आता है, कितने चेम्बर होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है, कितने चेम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 चेम्बर। कितने चेम्बर? 4 चेम्बर होते हैं। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? अगर रक्त को शुद्ध करना है कौन करेगा? हृदय। हृदय तो शुद्ध नहीं करेगा, यकृत भी नहीं करेगा, गुर्दा के फेफड़ा। रक्त को शुद्ध करने का काम करता है फेफड़ा। फेफड़ा ही बोलिएगा, क्योंकि फेफड़ा शुद्ध किसको बोला गया और अशुद्ध किसको बोला गया है? जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है तो उसको बोलेंगे अशुद्ध। क्या बोलेंगे? अशुद्ध बोलेंगे। और जब रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है तो उसको बोलेंगे शुद्ध। शुद्ध करने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। गुर्दा क्या करता है? ये छानता है, ये छानने का काम करता है, छानने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जल किसके द्वारा जाता है? जाइलम। जल जाता है जाइलम के द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो भोजन जाता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है ना। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? डीएनए की किसने की? वाटसन एंड क्रिक। ये था, इन्होंने डीएनए की संरचना की खोज की थी, वाटसन एंड क्रिक। वंशागति के जनक किसे कहते हैं? तो पता है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं वंशागति का जनक या अनुवांशिकता का, अनुवांशिकी का पिता भी इसको कहते हैं। ठीक है, मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? संख्या बोला गया ना तो 46 संख्या होगा। अगर जोड़ा बोला जाएगा तो हो जाएगा 23 जोड़ी। ठीक है, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? मलेरिया रोग मक्खी, नर मच्छर। भाई नर से बीमारी नहीं होता है, मादा एनोफिलिज मच्छर ये काटता है ना तो भाई मलेरिया बीमारी होता है। मादा है, नर मत बोलिए, है ना, मादा है ये। ठीक है ना। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उदाहरण कौन है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, प्लास्टिक, कांच, कागज, पॉलीथीन। यहाँ पे कौन होगा? कागज होगा। निम्नीकरणीय मतलब ऐसा है जो उसका जो मिट्टी मिल सके, जिसका डिकम्पोज हो सके। प्लास्टिक का डिकम्पोज नहीं होता है, कांच, पॉलीथीन ये सब कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा। कागज तो भाई लकड़ी से बना है, लकड़ी तो मिट्टी से बना है तो आराम से कंपोज हो जाएगा। ओजोन पर पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत, ओजोन परत बचाती है पराबैंगनी किरणों से, है ना, पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत बचाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? बताइए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, हृदय, यकृत, त्वचा, फेफड़ा, सबसे बड़ा अंग कौन है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अगर अंग है तो वो है त्वचा। क्या बच्चों? त्वचा, चमड़ा। देखिए कितना पूरा बॉडी में तो चमड़ा ही फैला हुआ है। सबसे बड़ा अंग, अंग बोलेगा चमड़ा। ठीक है। नेत्रदान में आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? जब कोई भी आदमी नेत्रदान करता है ना, नेत्रदान, महादान, नाम सुने होंगे। और नेत्रदान इसलिए करने बोलता है कि भाई जो अंधा व्यक्ति होगा उसको आंख मिल जाएगा, है ना। तो आंखों का लाइफ होता है, जब कोई आदमी मर जाता है तो मृत्यु, आंख जो है ना, मृत्यु के 4 से 6 घंटा के अंदर आंख अगर निकाल लिया जाए तो आंख जिंदा है। वो आंख को किसी अंधे व्यक्ति में लगाया जा सकता है। तो इसमें जो है कॉर्निया निकाला जाता है, कॉर्निया, कॉर्निया का पार्ट निकाल, बाकी सब ठीक रहता है, कॉर्निया ही निकाल के लगाते हैं अंधा वाला व्यक्ति में, क्योंकि कॉर्निया ही तो है ना जिसमें लाइट प्रकाश नहीं जा रहा, बाकी अंदर सब सलामत है। कॉर्निया से प्रकाश जाएगा तब ना रेटिना पे बनेगा फोटो। कॉर्निया पे प्रकाश जाना खराब, ऊपर जो है कुछ परत वगैरह जम जाता है, अंधे हो जाते हैं, जो दिखाने पड़ता है। रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 7.4 हो जाएगा। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कौन है? सबसे छोटी जीव क्या होगा? कोशिका। जीव की सबसे छोटी इकाई किसको बोलेंगे? कोशिका बोलेंगे। कोशिका से मिलके उत्तक बनता है, उत्तक से मिलके तंत्र बनता है, तंत्र से मिलकर अंग बनता है। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? खाद्य श्रृंखला की अगर शुरुआत करना है तो सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहला होगा उत्पादन करने वाला, पौधा। तो उत्पादक जो है सबसे पहला आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? जीवाश्म ईंधन कौन है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, कोयला, जल। तो कौन हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है।
अपशिष्ट जल का शोधन सामान्यतः कहाँ किया जाता है, ये तो बताइए। जो अपशिष्ट जल है उसका शोधन करना है, यानी कि जो वेस्ट जल है और उसको अगर हम क्या करना है, या अगर वेस्ट जल है और उसको अगर शोधन करना है तो क्या करेंगे, बोलिए। वेस्ट जल को अगर शोधन करना है और उसको सही करना है, ठीक करना है, नदी में तो नहीं होगा, नदी में, खेत में, घर में नहीं, तो ऑप्शन से भी पता, STP कुछ होगा, फैक्ट्री कुछ नाम होगा मशीन का, उसी से करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होता है, तो श्वसन की प्रक्रिया जब होती है तो मुख्य रूप से उसमें जो उत्पन्न होती है वो क्या होती है, श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा, है ना जी। हम जब श्वसन करते हैं तो मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, हमको ऊर्जा मिल रहा है, बाकी ऊर्जा के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, जल भी निकल रहा है, तो ऊर्जा मेन जो है स्रोत है, ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, क्यों जनसंख्या इतनी वृद्धि हो रहा है, कारण है अधिक मृत्यु दर, मरेगा ज्यादा तो फिर ये तो नहीं होगा ना, कम जन्म दर, अधिक जन्म दर, प्रवास का भाव, अधिक जन्म दर ज्यादा है, रोज कई लाख बच्चों का जन्म हो रहा है, रोज कई लाख इंसान मरते भी हैं, तो कई लाख बच्चे पैदा होते हैं और कई लाख बच्चे रोज मरते भी हैं, लेकिन मरने वालों से जन्म लेने वालों की तादाद ज्यादा है, ठीक है ना। जैव विविधता का सही अर्थ क्या है, जीवों की संख्या, जीवों की विभिन्न भिन्नता, पौधे की संख्या। देखो, जैव विविधता मतलब हुआ कि जीवों में विभिन्नताएं, कई प्रकार के जीव जो है ना उसको बोलते विविधता, विविधता मतलब डायवर्सिटी, जो अलग अलग प्रकार के जो जीव है उसको बोलते जैव विविधता, ओके। मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन है, श्वसन तंत्र में सबसे मुख्य अंग कौन हो जाएगा मानव में, फेफड़ा ही तो है भाई, जो श्वसन का काम करता है। पारिस्थितिकी तंत्र का आधार कौन सा होता है बताइए, पारिस्थितिक तंत्र का आधार कौन होगा, मेन आधार कौन है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जो हमारे पर्यावरण में जितनी सारी चीज देख रहे हैं, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, छोटे छोटे चीज, कवक, बैक्टीरिया, सब, तो सबसे पहला जो मेन है ना वो है उत्पादक। उत्पादक ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। सोचिए, अगर धरती पे पेड़ पौधा खत्म हो जाए, सांस कहाँ से लीजिएगा, है ना, सांस ले पाइएगा नहीं। और सरकार अरावली पहाड़ी को जो है तोड़ रही है। अरावली पहाड़ी जो है ना, जो एक ऐसा पहाड़ी है जो कि रेगिस्तान बनने से रोकती है। अगर रेगिस्तान बन जाएगा ना तो आदमी को पानी के संकट तो पहले होगा, है ना, बारिश भी वहाँ नहीं हो पाएगी, पानी की संकट होगी, और भाई जीवन यापन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और सरकार अपने फायदा के चक्कर में पहाड़ को ही तोड़ तोड़ के, पहाड़ से क्या बनेगा, सीमेंट बनेगा, पत्थर से, उससे गिट्टी बनेगा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट, और पहाड़ को ही तोड़ के बनाया जा रहा है, पहाड़ को तोड़ा जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, सोचने वाली बात है। हमें आंदोलन करने की आवश्यकता है, सरकार के विरुद्ध हमें खड़े होने की ज़रूरत है कि अरावली पहाड़ी को, जो भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी है अरावली पहाड़ी, एक नियम लागू हुआ कि 100 मीटर से जो कम ऊंचा है, कम 100 मीटर से जो कम पहाड़ी है, छोटा पहाड़ी है, उसको तोड़ा जाए। तो 90% अरावली में वैसे ही पहाड़ी है 100 मीटर से कम, तो मतलब सब पहाड़ खत्म। 100 मीटर से ऊपर रहेगा तब ना जी छोड़ेगा उसको। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हमें सरकार के विरुद्ध कदम उठाना चाहिए और सरकार को समझनी चाहिए भाई, आजकल के ज़माने में तुम कहाँ खोए हुए हो भाई। ये जंजीर जो है ना, जंजीर जो है ये तुम्हें जीने नहीं देगा, इतना जान लीजिए। पुराना ज़माना ख़त्म हो गया है, लोकतंत्र है और सोशल मीडिया का ज़माना भी है। पहले ज़माना रहता तो अलग बात था भाई कि चुप्पे चाप, है ना, चुप्पे चाप जो है पेड़ काट लिए, जंगल काट लिए। यहाँ तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना, तुरंत वायरल हो जाता है। तो ऐसा ना करें, सरकार तो ज़्यादा अच्छा है ना। सबसे स्वच्छ ऊर्जा कौन है, सबसे स्वच्छ ऊर्जा है यहाँ पे सौर ऊर्जा, कोई धुआं नहीं होगा, ठीक है ना। 3R सिद्धांत कौन सा शामिल है, 3R में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, तो कौन शामिल नहीं है, रिमूव शामिल नहीं है। आर 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 मतलब सामानों को रिड्यूस करना, है ना, या सामान को रीयूज करना, फिर से इस्तेमाल करना, रिसाइकल करना उसको, है ना। नेक्स्ट है, मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है हमारे रेटिना पर बनता है।
पौधों में उत्सर्जन मुख्यतः किस भाग में होता है हमारे, हाँ, पौधों में जो उत्सर्जन होता है ये भी पत्ती के द्वारा होता है जी। पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन है? अगर हमको पर्यावरण को बचाना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? अधिक उद्योग करें तो पर्यावरण बचेगा, वनों की कटाई करें तो पर्यावरण बचेगा, वृक्षारोपण करें मतलब पेड़ को लगाएं तो पर्यावरण बचेगा, या प्रदूषण करें तो पर्यावरण बचेगा। तो पर्यावरण बचाने का सही उपाय क्या है? ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। हेलो।